नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम अनुवाद मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनुवाद मूल्यांकन क्या होता है, इसकी संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं, अनुवाद मूल्यांकन की प्रमुख पद्धति तथा आधार कौन कौन से हैं और अंत में हम अनुवाद मूल्यांकन के आयामों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अनुवाद मूल्यांकन किसे कहते हैं। दोस्तों, मूल्यांकन शब्द मूल्य प्लस अंकन से निर्मित पद है, जिसका कोशगत अर्थ है किसी वस्तु की उपयोगिता, गुण, महत्व आदि का होने वाला अंकन। यानी जब हम किसी वस्तु की उपयोगिता, उसके गुण, उसके महत्व आदि का अंकन करते हैं तो उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अनुवाद किया हुआ होता है और दूसरा व्यक्ति उस अनुवाद की जांच करता है तो अनुवाद के जांच के बाद अनुवाद की गुणवत्ता, उसकी उपलब्धियों एवं उसकी अनुपलब्धियों पर टिप्पणी किया जाना ही अनुवाद मूल्यांकन कहलाता है। यानी कोई एक व्यक्ति मूल्यांकन करता है, वह अनुवाद का मूल्यांकन करने के बाद उसके उपलब्धियों के ऊपर, उसके अनुपलब्धियों के ऊपर जो टिप्पणी करेगा वही अनुवाद मूल्यांकन कहलाता है। यानी मूल्यांकनकर्ता जो भी टिप्पणियां करेगा अनुवाद पर, वही जो है अनुवाद मूल्यांकन कहलाएगा। दोस्तों, पुनरीक्षण और मूल्यांकन दोनों ही अनुवाद के बाद की प्रक्रियाएं हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग पुनरीक्षण के बारे में अध्ययन किए हुए थे। तो पुनरीक्षण और मूल्यांकन दोनों ही अनुवाद के बाद की प्रक्रियाएं हैं और दोनों में ही अनुवाद की जांच की जाती है। पुनरीक्षण में जांच के बाद सुधार और संशोधन और संपादन भी किया जाता है, वहीं मूल्यांकन में केवल जांच की जाती है। यानी पुनरीक्षण में क्या किया जाता है, जब हम अनुवाद की जांच करते हैं, जांच करने के बाद जब हम जो कमियां पाते हैं उसका सुधार करते हैं और सुधार करने के बाद दोबारा उसका संपादन किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन में हम केवल जांच करते हैं, मूल्यांकन में किसी प्रकार की सुधार नहीं की जाती है। जांचने के बाद केवल हम टीका टिप्पणी ही कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि मूल्यांकन अनुवाद संबंधी कार्यों के पर, यानी अनुवाद हो जाने के बाद किया जाने वाला टीका टिप्पणी है, जिसका जो है अनुवाद सुधार से कोई मतलब नहीं होता है। उसमें केवल क्या कर दिया जाता है, अनुवाद पर टीका टिप्पणी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुवाद मूल्यांकन संबंधी संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों, अनुवाद मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी में दो शब्द प्रचलित हैं। अंग्रेजी में दो शब्द प्रचलित हैं। पहला है ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट और दूसरा है ट्रांसलेशन इवेल्युएशन। यानी अंग्रेजी में अनुवाद मूल्यांकन के लिए दो शब्द प्रचलित हैं, ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट और ट्रांसलेशन इवेल्युएशन। इन दोनों शब्दों का संबंध अनुवाद की गुणवत्ता के परीक्षण से है। यानी जो ऊपर दोनों शब्द हम लोगों ने देखे हैं, उसका संबंध अनुवाद की गुणवत्ता के परीक्षण से है, यानी अनुवाद की गुणवत्ता के जांचने से है। अंग्रेजी में असेसमेंट और इवेल्युएशन के अर्थ में अंतर मिलता है, किंतु हिंदी के मूल्यांकन में दोनों शब्दों का अर्थ समाहित है। यानी जब हम अंग्रेजी में अध्ययन करते हैं तो असेसमेंट और इवेल्युएशन दोनों शब्दों के अर्थों में अंतर पाया जाता है, लेकिन हिंदी में दोनों शब्दों के लिए मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी असेसमेंट और इवेल्युएशन जो भी अर्थ देते हैं, मूल्यांकन उन सभी अर्थों को पूरा कर देता है। मूल्यांकन में देखा जाता है कि अनुदित पाठ मूल पाठ के स्तर का है या नहीं। यानी जो अनुवादित किया गया पाठ है वो स्रोत ग्रंथ के मूल पाठ के स्तर का है या नहीं है। उसे मूल पाठ का सहपाठ माना जा सकता है अथवा नहीं। यानी मूल पाठ के स्तर का होगा तो उसे मूल पाठ का सहपाठ माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अनुदित पाठ में वो संदेश या आशय पूर्ण रूप से मिलता है या नहीं जो मूल पाठ में मिलता है। यानी अनुदित पाठ में वह संदेश या आशय जो मूल पाठ में है वह मिलता है कि नहीं मिलता है। इन्हीं सब बातों का अनुवाद मूल्यांकन में अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अनुवाद मूल्यांकन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, यानी किन किन पद्धतियों के द्वारा अनुवाद का मूल्यांकन किया जाता है। अनुवाद मूल्यांकन की अनेक पद्धतियां हैं, पर दो पद्धति का प्रयोग अधिकांश मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, अनुवाद मूल्यांकन की पद्धतियां निश्चित नहीं हैं, पद्धतियां अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन दो पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। उसी दोनों का हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला है पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन और दूसरा है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। इन दोनों मूल्यांकन पद्धतियों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे।
पहला है पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन। पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन। पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत किसी मूल पाठ के अनुवाद का स्रोत भाषा में पुनः अनुवाद किया जाता है। यानी पहले हम क्या करते हैं, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते हैं, फिर लक्ष्य भाषा में अनुदित किए हुए पाठ को दोबारा स्रोत भाषा में अनुवाद किया जाता है। इसमें अनुवादक और पुनर्नुवादक अलग अलग व्यक्ति होता है। यानी जो अनुवादक होता है और जो दोबारा उसका अनुवाद करता है पुनर्नुवादक, दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। पुनर्नुवादित पाठ की तुलना मूल पाठ से की जाती है। यानी जब दोबारा अनुवाद कर दिया जाता है स्रोत भाषा में, तो उस अनुदित किए हुए पाठ को मूल पाठ से फिर तुलना की जाती है। इसमें त्रुटियों को पहचाना जाता है, उसका संशोधन किया जाता है। इस पद्धति से ही अनुवाद की शुद्धता और यथातथ्यता की जांच कर अनुवाद की सफलता को मापा जाता है। यानी दोबारा अनुवाद करने के बाद, यानी पुनर्नुवाद करने के बाद उसको मूल पाठ से तुलना किया जाता है और उसके त्रुटियों को पहचाना जाता है और उसके शुद्धता का यथातथ्य जांच करके टीका टिप्पणी की जाती है। यह पद्धति भाषा पर त्रुटियों के लिए उपयोगी तो है, किंतु सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में अधिक कारगर सिद्ध नहीं होती है। यानी जो यह पद्धति है वो भाषा पर त्रुटियों को तो दिखाती है, किंतु जो सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां होती हैं उनके परिप्रेक्ष्य में अधिक कारगर नहीं हो पाती है। मूल पाठ में जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हैं, यह आवश्यक नहीं कि अनुदित पाठ को बोधगम्य और संप्रेषणीय बना सकें। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है कि अंग्रेजी का एक वाक्य है नो स्मोकिंग। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हिंदी में अनुवाद होगा इसका धूम्रपान निषेध। धूम्रपान निषेध है। और इसी को अंग्रेजी में पुनर्नुवाद करेंगे, अंग्रेजी में इसको पुनर्नुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद हो जाएगा स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। हिंदी का एक वाक्य है कि अंदर जाना मना है। अंदर जाना मना है, इसका अनुवाद हम अंग्रेजी में करेंगे तो अनुवाद होगा नो एडमिशन। नो एडमिशन। और इसी का दोबारा हम हिंदी में पुनर्नुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद हो जाएगा कि प्रवेश वर्जित है। प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। अगर हम मूल से दोबारा इसकी तुलना कराएं तो मिल नहीं रहा है। अगर नो स्मोकिंग का हम तुलना कराएं पुनर्नुवाद से तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हो गया है। या अंदर जाना मना है का हम पुनर्नुवाद से तुलना कराएं तो प्रवेश वर्जित है हो गया है, यानी मूल के तरह से नहीं हुआ है। तो पूरी तरीके से यह पद्धति सफल नहीं हो पाती है। यानी अनुवाद मूल्यांकन की यह पद्धति पूरी तरीके से सफल नहीं है। अनुवाद मूल्यांकन की अगले पद्धति को देखते हैं और अगले पद्धति का नाम है अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन। यानी यह पद्धति जो है पाठकों के अनुक्रिया पर आधारित है। शताब्दी के छठे दशक तक पहुंचते पहुंचते पाठ प्रकार को मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाने लगा। यानी छठे दशक तक यानी 1960 तक पहुंचते पहुंचते पाठ प्रकार को मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाने लगा। इसके केंद्र में पाठक की अनुक्रिया थी। यानी अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन के केंद्र में पाठक की अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब हो गया कि पाठ पढ़ने के बाद पाठक जो है क्या प्रतिक्रिया देता है, क्या रिस्पांस देता है, उसके आधार पर अनुवाद का मूल्यांकन किया जाने लगा। फास्टर और नायडा ने इन्हीं आधारों को मूल्यांकन के लिए आवश्यक माना। यानी फास्टर और नायडा ने अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन को ही मूल्यांकन के लिए आवश्यक माना। इस संकल्पना की मूल धारणा यह थी कि जिस प्रकार मूल पाठ अपने वास्तविक संदर्भ के पाठकों पर प्रभाव छोड़ता है, अनुदित पाठ भी अपनी भाषा के संदर्भ में वैसा ही प्रभाव अपने पाठकों पर डाले। यानी जिस प्रकार का प्रभाव मूल पाठ के पढ़ने से होता है, पाठक पर उसी प्रकार का प्रभाव अनुदित पाठ के पढ़ने से भी होना चाहिए। या अनुदित पाठ भी उसी प्रकार का प्रभाव डाले जिस प्रकार का मूल पाठ प्रभाव डालता है। दोस्तों, सैद्धांतिक दृष्टि से यह धारणा काफी तर्कसंगत प्रतीत होती है, किंतु व्यवहार में यह उतनी सफल और दुसाध्य साबित होती है। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से जितना अच्छा प्रतीत होता है, व्यवहार में उतनी ही असफल और कठिन प्रतीत होती है। पहले तो किसी भी पाठक अथवा पाठक वर्ग की अनुक्रिया को मापने का कोई निश्चित साधन नहीं है। यानी पाठकों की अनुक्रिया, अनुक्रिया यानी प्रतिक्रिया, किस प्रकार से मापा जाएगा, मापने के लिए कोई साधन यानी कोई निश्चित
पैमाना नहीं है, क्योंकि अनुवाद की अनुक्रिया प्रत्येक भाषा भाषी को समसामयिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यानी पाठकों की अनुक्रिया जो होगी किस पर निर्भर करेगी? समसामयिक स्थितियों पर, सामाजिक स्थिति पर, सांस्कृतिक स्थिति पर, राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करेगी। यानी यह पद्धति भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है, उत्तम नहीं है, लेकिन इन्हीं दोनों पद्धतियों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसका हम लोगों ने ऊपर अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुवाद मूल्यांकन के आधार कौन कौन से हैं। यानी जब हम अनुवाद मूल्यांकन करते हैं तो किन किन आधारों का प्रयोग करते हैं या किन किन आधारों पर हम अनुवाद का मूल्यांकन करते हैं। अभी तक ऐसे सुनिश्चित और सुस्पष्ट, दोस्तों यहाँ गलत लिखा गया है, सुस्पष्ट है, आधार की खोज अंतिम रूप से नहीं हो पाई है, जिसके प्रयोग से असंदिग्ध रूप से किसी अनुवाद का मूल्यांकन किया जा सके। यानी अभी तक अनुवाद के मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट रूप से किसी निश्चित आधारों को खोजा नहीं जा सका है, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा वर्णित आधार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर नाइडा और टेवर के द्वारा जो अनुवाद मूल्यांकन के आधार बताए गए हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और नाइडा और टेवर ने मूल रूप से अनुवाद मूल्यांकन के 3 आधार बताए हैं। पहला है संदेश का सहज संप्रेषण। यानी अनुवाद करने के लिए जब हम मूल्यांकन करेंगे तो यह देखेंगे कि संदेश का सहज रूप से संप्रेषण हो पाया है कि नहीं हो पाया है। यानी मूल पाठ यानी स्रोत ग्रंथ का पाठ जो संदेश दे रहा है, लक्ष्य ग्रंथ का पाठ वही संदेश दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। दूसरा क्या देखेंगे हम? दूसरा आधार कि पठनीयता द्वारा बोधन। यानी अनुवाद के पढ़ने पर हमें ठीक प्रकार से बोधन हो रहा है, ठीक प्रकार से हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, जिस प्रकार से मूल पाठ को पढ़ने पर हम समझ पा रहे हैं। तीसरा आधार हो जाएगा कि अनुवाद की पर्याप्तता से पाठक की अभिरुचि, यानी पाठक की अभिरुचि उसमें बढ़ रही है अनुवाद में कि नहीं बढ़ रही है। ये आधार अच्छे अनुवाद की बात तो करते हैं, यानी ऊपर जो तीनों आधार हमने देखा वे अच्छे अनुवाद की बात तो करते हैं, किंतु मूल्यांकन द्वारा अच्छे बुरे अनुवाद में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते हैं। यानी कौन सा अनुवाद अच्छा होगा और कौन सा अनुवाद बुरा होगा इसमें भेद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन आधारों में वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता नहीं मिलती। इसके बाद इन दोनों विद्वानों ने यानी नाइडा एवं टेवर ने अनुवाद मूल्यांकन के निम्नलिखित आधार प्रस्तावित किए हैं, जो अनुक्रिया संबंधी प्रभाव को मापने के लिए प्रायोगिक प्रतीत होते हैं। इनके प्रकार इस तरह बताए गए हैं। यानी इन तीनों आधारों के बाद नाइडा और टेवर ने क्या किया? अन्य आधार भी प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं का हम अध्ययन अब आगे करेंगे। पहला है क्लोज परीक्षण, दूसरा है बोधन परीक्षण, तीसरा है स्व स्वर पठन अथवा वाचन परीक्षण, चौथा है उत्तम अनुवाद से तुलना अर्थात तुलनात्मक परीक्षण। इसका एक एक करके अध्ययन हम करेंगे। पहला था क्लोज परीक्षण। क्लोज परीक्षण अनुवाद मूल्यांकन के आधार के रूप में इसका प्रयोग 1953 से ही टेवर ने करना आरंभ कर दिया था। यानी क्लोज परीक्षण का प्रयोग 1953 से ही टेवर के द्वारा किया जा रहा था। इसमें एक निश्चित संख्या के बाद जैसे 5वें, 7वें, 9वें आदि शब्दों को अनुदित पाठ से निकालकर पाठक को दे दिया जाता है। यानी हम ये कहें कि कहीं कहीं बीच बीच में शब्दों को गायब कर दिया जाता है और शब्दों को गायब करने के बाद पाठक को दे दिया जाता है और उनसे जो है पाठकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा जाता है। यानी जो शब्द निकाल दिए गए हैं पाठकों से कहा जाता है कि आप उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पाठक उस स्थान पर जिस शब्द को उपयुक्त एवं सटीक समझता है उसकी पूर्ति कर देता है। इसके बाद मिलान करके देखा जाता है कि पाठक के अनुमान कितने सही हैं। यानी फिर जो है स्रोत अनुवाद से मिलाया जाता है कि पाठक के अनुवाद कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अगला आधार है अनुवाद परीक्षण का या अनुवाद मूल्यांकन का बोधन परीक्षण। बोधन परीक्षण के अंतर्गत किसी अनुदित पाठ पर आधारित ऐसे प्रश्न बनाए जाते थे या बनाए जाते हैं जिनसे उनमें निहित सूचना तत्वों की समझ का आकलन हो सके। यानी बोधन परीक्षण में हम क्या करते हैं, जिस चीज का परीक्षण करना है, अनुवाद के जिस रूप का परीक्षण करना है हमें, उसके आधार पर हम कुछ प्रश्न बनाएंगे जो उसमें निहित सूचना तत्वों की समझ का आकलन हो सके। यदि मूल पाठ में प्रयुक्त सामाजिक, सांस्कृतिक और सौंदर्यवर्धक तथ्यों का अनुदित पाठ के माध्यम से बोध सहज रूप से होता है तो उसे अच्छा अनुवाद माना जाएगा।
यानी बोधन परीक्षण जब हम करेंगे तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाएंगे जिससे हम उसका परीक्षण कर सकें, और प्रश्न को हल करने के बाद बोध सहज रूप से होता है तो उसे हम अच्छा अनुवाद मानेंगे या उसे अच्छा अनुवाद माना जाएगा। अनुवाद परीक्षण का अगला आधार है सस्वर पठन अथवा वाचन परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है, इसमें 3-4 लोगों से अनुवाद का सस्वर वाचन करने के लिए कहा जाता है, यानी स्वर पूर्वक पढ़ने के लिए कहा जाता है, और यह देखा जाता है कि वाचन करते समय वाचक कहाँ कहाँ भटकता है या त्रुटियां करता है। इससे भाषा की और संप्रेषणीयता अधिक सहज हो सकती है, यानी इससे क्या होता है, भाषा की जो संप्रेषणीयता होती है और अधिक सहज हो जाती है। व्यवहारिक रूप में लंबी प्रक्रिया है, यानी सस्वर पठन जो होता है व्यवहारिक रूप में क्या होता है, लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें एक व्यक्ति की राय पर निर्भर न रहकर अनेक व्यक्तियों की राय उभर कर आती है, यानी सस्वर पाठन चूंकि 3-4 लोगों से करवाया जाता है इसलिए अनेक व्यक्तियों की राय यहाँ उभर करके सामने आती है और उसमें भिन्नता की संभावना भी रहती है, यानी हो सकता है कि सभी लोगों की राय यहाँ पर अलग अलग हों। इसमें विभिन्न व्यक्तियों के अपने ज्ञान और उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का पता तो चलता है, किंतु अनुवाद की कमियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। यानी इस परीक्षण के माध्यम से, सस्वर पाठन के परीक्षण के माध्यम से अनुवाद की कमियों की पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है। अनुवाद परीक्षण का अगला आधार है उत्तम अनुवाद से तुलना अर्थात तुलनात्मक परीक्षण। किसी उत्तम अनुवाद से तुलना करते हुए अनुवाद का मूल्यांकन करना भी एक निर्णायक आधार मान लिया गया, जिसके चयन के लिए कुछ निर्णायकों की राय ले ली जाती है और इसी के आधार पर विशिष्ट पाठक वर्ग से अनुदित पाठ के संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यानी इसमें क्या किया जाता है कि उत्तम अनुवाद से तुलना करवाया जाता है और तुलना करके हम मूल्यांकन करते हैं और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुवाद मूल्यांकन के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। अभी तक हम अनुवाद मूल्यांकन के आधारों का अध्ययन करते रहे थे और अब हम देखेंगे कि अनुवाद मूल्यांकन के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। दोस्तों, अनुवाद मूल्यांकन के दृष्टि से अच्छे अनुवाद में 4 गुणों का होना अनिवार्य माना गया है। यानी जब हम अनुवाद का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें 4 आयाम मुख्य रूप से, यानी 4 गुण मुख्य रूप से होने चाहिए। कौन कौन है इसको देख लेते हैं। पहला है मूल निष्ठता, यानी अनुवाद जो है मूल ग्रंथ के नजदीक होनी चाहिए। मूल ग्रंथ में जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के शैली का प्रयोग किया गया है, लक्ष्य ग्रंथ में उसी प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा है पठनीयता, यानी जिस प्रकार पढ़ने पर हमें जिस प्रकार की पठनीयता मूल ग्रंथ में होनी चाहिए उसी प्रकार की पठनीयता जो है स्रोत ग्रंथ में भी होनी चाहिए। तीसरा है बोधगम्यता। बोधगम्यता का आशय हो गया कि मूल ग्रंथ को पढ़ने के बाद जिस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है मूल ग्रंथ, उसी प्रकार से अनुदित ग्रंथ में ही समझ में आनी चाहिए, यानी दोनों की बोधगम्यता में कोई विशेष अंतर नहीं होना चाहिए। अगला है प्रयोजन सिद्धि, यानी जिस चीज के उद्देश्य के लिए हमने अनुवाद किया है वह उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर प्रयोजन सिद्धि हुआ है तो अनुवाद को सफल माना जाएगा। यानी अगर ये चारों तत्व किसी अनुवाद में पाए जाते हैं तो उस अनुवाद को हम सफल मानेंगे। यदि अनुवाद मूल निष्ठा है, अनुवाद पठनीय है, अनुवाद बोधगम्य है और अनुवाद के द्वारा प्रयोजन की सिद्धि हो रही है तो अनुवाद क्या होगा, अनुवाद सफल माना जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।